क्यूई रोंग्यू ने बेल्ट में गांठ बांधी। उसने रोने वाले छोटे लड़के को देखा और कहा, रो मत, वह मरा नहीं है। लड़का उसकी ठंडी आवाज़ से बाधित हुआ और उसने अपने आंसू रोक लिए। क्यूई रोंग्यू ने कहा, उसे जल्दी वापस लाओ। उस पैर पर ध्यान दो जिस पर मैंने अभी पट्टी बांधी है। बेतरतीब ढंग से हिलना मत। एक हड्डी के डॉक्टर को देखने के लिए ढूंढो। उसके सिर की चोट की गंभीरता जानने से पहले उसे जागना होगा। उसने नानी ली और वांग पोजी की ओर मुड़कर देखा जो जल्दी से दौड़ रहे थे। याद रखना, अगर कोई उसे ठीक नहीं कर सकता तो मैं कर सकती हूँ। लड़के ने क्यूई रोंग्यू को धन्यवाद दिया। आपकी मदद के लिए शियाओ जी का धन्यवाद। क्यूई रोंग्यू ने सिर हिलाया और मुड़ गई। उसने धीरे से कहा, उसे घोड़े की गाड़ी से वापस ले जाना बेहतर है। तुम फार्मस्टेड के किनारे से एक उधार ले सकते हो। लड़का बाकी नौकरों की ओर मुड़ा। तुम शिज़ी को देखो, मैं अभी वापस आता हूँ। लड़का क्यूई रोंग्यू के पास पहुंचा। नानी ली भी पहुंची। उसने खून के तालाब में पड़े अमीर कपड़े पहने गोंगजी को देखा। उसे यकीन नहीं था कि वह मरा है या जिंदा, लेकिन यह अच्छा नहीं लग रहा था। उसके दिल में गुप्त खुशी थी, लेकिन उसके चेहरे पर डर था। ये क्या है? लड़के ने सीधे पूछा, क्या हम फार्मस्टेड के किनारे से घोड़े की गाड़ी उधार ले सकते हैं? नानी ली थोड़ी हैरान थी। उसने सोचा कि यह लड़का क्यूई रोंग्यू के प्रति गुस्सा होगा, न कि उसकी गाड़ी मांगेगा। नानी ली को जवाब न देते हुए देखकर उसने जोड़ा, निश्चिंत रहें, हम जिंगडू के मार्क्विस योंगपिंग फू से हैं। हम पेंगचेंग के झेंग डारेन अदालत के अधिकारी फू में रह रहे हैं। गाड़ी आपको अक्षत वापस कर दी जाएगी। नानी ली का दिल उछल पड़ा। वे मार्क्विस योंगपिंग फू के लोग निकले। क्या जमीन पर पड़ा गोंगजी मार्क्विस योंगपिंग शिज़ी था? उसने सुना था कि वह हाल ही में पेंगचेंग आया था। क्या यह वही था? वांग पोजी ने देखा कि नानी ली अभी भी भ्रम में थी। उसने लड़के को जवाब दिया, बेशक, मैं लोगों को गाड़ी भेजने के लिए कहूँगी। वांग पोजी चतुर थी। दूसरी तरफ एक शक्तिशाली पृष्ठभूमि थी। बेशक, केवल एक गाड़ी उधार देना ठीक था। नानी ली होश में आई। उसने माफ़ी मांगने का नाटक किया और कहने लगी कि उसकी शियाओ जी ने जानबूझकर शिज़ी के घोड़े को नहीं डराया था, लेकिन इससे पहले कि वह अपना मुंह खोल पाती, लड़का मुड़ गया था। क्यूई रोंग्यू पहले ही लौट चुकी थी, इसलिए उसने और कुछ नहीं कहा। वह उसे फार्मस्टेड में प्रवेश करने से रोकने के लिए गई। तशियाओ जी, तुम इस बार बड़ी मुसीबत में हो। नानी ली ने क्यूई रोंग्यू को गंभीरता से देखा। क्यूई रोंग्यू ने भौहें चढ़ाईं। एक गैर समझदार चेहरे के साथ उसने पूछा, ओह, मैं किस मुसीबत में हूँ? नानी ली ने अविश्वास का भाव बनाया। दाशियाओ जी, तुमने योंगपिंग मार्क्विस शिज़ी के घोड़े को डरा दिया और उसे इस हद तक नुकसान पहुंचाया। पता नहीं वह बचेगा या नहीं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह मुसीबत बड़ी है? क्यूई रोंग्यू ने भौहें चढ़ाईं। किसने कहा कि मैंने उसके घोड़े को डराया? नानी ली ने फार्मस्टेड के अंदर एक नौकरानी की ओर इशारा किया। उसने कहा कि उसने इसे अपनी आंखों से देखा। क्या यह नकली हो सकता है? क्यूई रोंग्यू के पीछे खड़ी ज़ुएर ने कहा, क्या बकवास। शियाओ जी ने उसके घोड़े को नहीं डराया। उसका घोड़ा पागल हो गया और उसे फेंक दिया। इसका हमारी शियाओ जी से कोई लेना देना नहीं है। नानी ली के लिए ये शब्द बहानेबाजी जैसे लगते थे। उससे पहले कभी किसी छोटी नौकरानी ने बाधित नहीं किया था। उसने गुस्से से कहा, तुम नीच औरत, तुम क्यों बात कर रही हो? मैं शियाओ जी से बात कर रही हूँ। क्या तुम्हारे पास बोलने के लिए कोई जगह है? उसने ज़ुएर को मारने के लिए अपना हाथ उठाया।